नमस्कार। आजकल कुछ अच्छी फ़िल्में आती ही नहीं हैं, किस पे बात करें? इंतज़ार में रहते हैं कि कुछ अच्छा आए, उस पर कुछ सोच सकें, जो सोसाइटी के अच्छे के लिए, परिवर्तन के लिए ज़रूरी हो। पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ ज़्यादा बनता नहीं है आजकल। 2025 में अभी तक अगर कोई एक फ़िल्म को चुनना हो जो अच्छी बनी है और जिस पे कुछ बात हो सकती है, तो वो ZEE5 में रिलीज़ हुई फ़िल्म मिसेस है, जो एक्चुअली रीमेक है मलयालम फ़िल्म जो शायद 2021 में आई थी, द ग्रेट इंडियन किचन का। मेन आइडिया वहाँ से ही है, उसका ही रीमेक है। वो मलयालम भाषा में बनी थी और ये हिंदी भाषा में बनी है, तो शायद इसलिए हिंदी भाषा में ये ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकी, मतलब लोग ज़्यादा समझ पाए या पहुँच पाए। बेसिक आइडिया मलयालम फ़िल्म का ही है। दोनों फिल्मों के सीन प्रेमाइसेस थोड़े अलग हैं। मलयालम फिल्म एक्चुअली ज़्यादा सीन वाइज बिलीवेबल लगती है, लेकिन सच्चाई जो दोनों फिल्मों में है वो सेम है। हिंदी फिल्म में जिस परिवार को दिखाया गया, जिस तरह का माहौल दिखाया गया, उस माहौल में इस तरह के विचारधारा एग्जिस्ट ज़रूर करती है, लेकिन उतना बिलीवेबल नहीं है जितना मलयालम में वो सही लग रहा था देखने में, लेकिन फिर भी ये एग्जिस्ट तो करता है। बाद में पता चला कि बहुत कंट्रोवर्सी हो रही है इस फिल्म को लेकर कि ऐसा आप कैसे दिखा सकते हो, क्या हमेशा लड़के ही बुरे होते हैं और अत्याचार होता है, फेमिनिज्म पे फिल्म है, अगर ससुराल के खिलाफ ये फिल्म है। ऐसा नहीं होता है ज़्यादातर घरों में कि इस तरह से एक लड़की को आज के ज़माने में अटका के रखा जाए और उसको उसका करियर बनने में रोका जाए और उसको टिपिकल हाउसवाइफ बना के रख दिया जाए। हो सकता है कुछ घरों में ऐसा नहीं होता, लेकिन ये भी कहना गलत है कि कुछ घरों में ये नहीं होता है वाली बात अगर एक तरफ रख भी दें, तो कहीं कहीं पर ये होता भी ज़रूर है। बात यहाँ फेमिनिज्म की नहीं है, बात यहाँ किसी के इंडिपेंडेंस को छीनने की है, उसको उसके हिसाब से जीने से रोकने की है, उससे कुछ ऐसे ड्यूटीज़ की उम्मीद करने की है जो वो सिर्फ पूरा करे, उसके मामले में कोई सवाल ना करे। लेकिन मेरी शिकायतें फेमिनिज्म को लेकर लड़कों को बुरा दिखा रहे हैं, ससुराल को बुरा दिखा रहे हैं, इस मामले में नहीं है। मैं इसको एक अलग ढंग से सोचना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं इस पर बात कर रहा हूँ, क्योंकि बात काफ़ी हो चुकी है ओरिजिनल मलयालम फिल्म को लेकर भी, द ग्रेट इंडियन किचन, जो भी OTT पे अवेलेबल है आप देख सकते हो, और उसका हिंदी रीमेक जो हुआ है मिसेस, वो ZEE5 पे अवेलेबल है, वो आप देख सकते हो। तय इंडिविजुअली को ही करना है कि इस फिल्म को देखकर हमें इससे मतलब क्या मिलता है। सबसे पहले मैं दो फिल्मों का कम से कम उदाहरण देना चाहूँगा। जिन फिल्मों को देखकर मुझे ऐसा लगा कि ये फिल्में जो बनी हैं, अगर ये देखकर लोगों को अच्छा लगता है, एंटरटेनमेंट हो रहा है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अनबिलीवेबल तो है ही, लेकिन अगर एक टाइम बिलीव कर भी लेते हैं तो उसके बाद क्या, जिसके बारे में मैंने सबसे पहले कहा था एनिमल फिल्म को देखकर। फिल्म को लेकर बहुत कंट्रोवर्सी हुई एनिमल फिल्म को, ये समाज के लिए बुरा है, ये है वो है वो है। चलो ठीक है, एक फिल्म है जो सबको पता है कि मैसेज अच्छा नहीं दे रही है, लेकिन वो चल बहुत रही है। ठीक है, चल बहुत रही है, पैसा बहुत कमा रही है, थिएटर्स हाउसफुल है, मतलब समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसको गलत नहीं मानता है।
वो सही गलत सोचता ही नहीं है। उसको अगर कोई क्राइम देखकर मज़ा आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं उसके मन में ये है कि अगर मैं भी ये कर पाता तो कितना अच्छा होता। तो ये जो बड़ा हिस्सा है, इसको पसंद आएंगी वो फिल्में। अगर वो फिल्म कमा रही है, बिजनेस कर रही है, इंडस्ट्री का अच्छा हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एनिमल के बारे में मैंने जब वीडियो बनाया था तब भी मैंने यही बताया था कि उसके बाद क्या, अगर आप उसकी पार्ट 2 बनाते हो, पार्ट 3 बनाते हो, तो उसका जो मेन हीरो है, हीरो मतलब वही मतलब हीरो विलेन जो भी कहो, जो भी है, उसको क्या पार्ट 2 या पार्ट 3 में भी ये समझ में आएगा कि मेरा रास्ता गलत था। बात वो है, कोई बुराई नहीं है पिक्चर में। चलता रहेगा, ऐसी पिक्चरें बनती रहेंगी। जिसको देखना है देखे, जिसको नहीं देखना है नहीं देखे। लेकिन बात यह है कि इन पिक्चरों के बाद का पिक्चर या इन पिक्चरों से बाद में क्या परिणाम निकलते हैं, इस पर भी जो राइटर हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, जो डायरेक्टर हैं, उनको सोचना चाहिए। कभी तो क्राइम करते करते ये आदमी भी थकेगा, कभी तो उसको लगेगा कि मैं जिस रास्ते पे था वो रास्ता मेरे सेल्फ डेवलपमेंट के लिए ठीक नहीं था। ये एक फिल्म है। और दूसरी एक बहुत इम्पोर्टेंट फिल्म है जो काफ़ी साल पहले बनी थी, मीरा नायर जी की कामा सूत्रा ए टेल ऑफ लव। उस वक्त ये इसको बहुत बोल्ड फिल्म माना गया था। इसमें काफ़ी कुछ ऐसा था जो सोसाइटी के लिए एक मतलब छुपी हुई बात थी, जो इंसान देखना तो चाहता है लेकिन जिसके बारे में बात नहीं करना चाहता। वो फिल्म भी मैंने देखी थी काफ़ी सालों पहले। फिल्म बहुत अच्छी थी, कमी नहीं थी। लेकिन अगर फिर भी मैं कहूँ, जो मैसेज मीरा नायर जी को पहुंचाने का था सोसाइटी में, वो मैसेज थोड़े दूसरे तरीके से भी पेश किए जा सकते थे। एक दो जगह मुझे उस फिल्म में ऐसी लगी थी जिन सीन्स की या जिन विजुअल्स की ज़रूरत एक मतलब कमर्शियल जो फिल्म पूरे इसमें रिलीज़ हो रही है हर जगह, वहाँ उस चीज़ की ज़रूरत अगर थी भी तो उसको दिखाने का, उसको समझाने का और भी क्रिएटिव तरीका और भी आर्टिस्टिक तरीका हो सकता था। प्रॉब्लम न्यूडिटी से नहीं है, क्योंकि आजकल तो हर OTT प्लेटफॉर्म ले लो, कहीं भी ले लो, इस चीज़ को लेकर कोई ज़्यादा सोचता ही नहीं है, बहुत मतलब कॉमन ही हो गया। ठीक है, इंसान की बनावट, इंसान का शरीर किसी को पता है, सबको ही पता है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इंटीमेसी दिखा रहे हो, अगर आप लव मेकिंग दिखा रहे हो, तो उसमें लव पोर्शन पे अगर आप ज़्यादा फोकस करोगे तो आपके फिल्म का टाइटल ज़्यादा सही ठहरेगा। क्योंकि आपके फिल्म का टाइटल लव पोजीशंस नहीं था, आपके फिल्म का टाइटल क्या था? कामा सूत्रा ए टेल ऑफ लव। तो एक दो जगह पे ऐसा लगा कि वो फिल्म अपने ओरिजिनल कॉन्सेप्ट से थोड़ा बाहर निकल रही है, लेकिन उसके मतलब जो थिंकिंग थी डायरेक्टर की, जो प्रेजेंटेशन था, वो बहुत ही साहसी था। और वो ज़रूरी है भी समाज के लिए कि लोग ऐसी फिल्में बने जो फिल्में एक बहुत ज़रूरी मैसेज देना चाह रही है, लेकिन 50-60% ही शायद वो मैसेज कन्वे होता है, 100% नहीं हुआ था मैसेज कन्वे। और मैसेज उस फिल्म का ये था कि जब तक प्यार नहीं होगा
तब तक दो लोग एक साथ नहीं रह सकते। और प्रॉब्लम ये है कि प्यार आप लोगों के कहने पे नहीं कर सकते। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि सोसाइटी के कुछ ऐसे नॉर्म्स हैं जिसमें आपको मान लेना पड़ता है कि हाँ प्यार है, और उसे साबित करने के लिए आपको जो नहीं मन करता वो भी करना पड़ता है। प्यार के मामले में अगर आप सोचो तो एक फिल्म मुझे और भी याद आती है जो बहुत अच्छी है, बंगाली में बनी थी, बेला शेषे, जिसका एक दूसरा पार्ट भी बना था, बेला शुरू। बेला शेषे इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म जिसमें कमाल की एक्ट्रेस और एक्टर थे। मैं मतलब आज उनका निधन हो गया है दोनों का, लेकिन मैं दोनों को इस वीडियो के माध्यम से श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। द ग्रेटेस्ट इन इंडियन सिनेमा शातिलेखा सेनगुप्त, जो डिस्कवरी फिल्मों के लिए जिनकी डिस्कवरी वो बहुत बड़ी थिएटर पर्सनैलिटी है, फिल्मों के लिए जिनकी डिस्कवरी सत्यजीत रे ने की थी, और वो एक कमाल की डिस्कवरी थी फिल्मों के लिए, घोड़े बायरे फिल्म से। और दूसरे हमारे महानतम एक्टर्स में से एक इंडिया के सौमित्र चटर्जी। दोनों आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन दोनों का काम हमारे दिलों में हमेशा रहेगा। अभी बेला शेषे फिल्म पे हम आगे बढ़ते हैं तो वो फिल्म में ये दिखाया गया कि एक हाउसवाइफ है जो 50 साल आराम से घर के सारे काम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सब पूरा कर रही है। बच्चों को बड़ा करना, उसका हस्बैंड एक बड़ा बुक स्टोर चलाता है कलकत्ता में, जो बहुत अच्छे ही मतलब एस्टेब्लिश लोग हैं, कहा जाए तो मतलब हायर मिडिल क्लास कैटेगरी में आप कह सकते हो। उनके हस्बैंड के बुक स्टोर में एक दिन एक लेडी आती है जो कहती है कि मेरे हस्बैंड राइटर थे और अचानक उनका डेथ हो गया, तो मुझे कुछ पता नहीं कि उन्होंने कहीं पे कुछ पैसे रखे हैं नहीं रखे हैं, मेरा घर नहीं चल रहा है। कभी मैंने जानने की कोशिश ही नहीं की कि घर कैसे चलता है, और मैं बस घर संसार संभालती थी, और मुझे अभी बहुत मुसीबत हो गई है, मेरे मतलब रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरे करने में भी प्रॉब्लम आ रही है। तो उनके कुछ मेरे हस्बैंड, उनके मतलब हस्बैंड एक बड़े राइटर थे, उनके कुछ मतलब प्रकाशित रचनाएं हैं जिनको अभी तक पब्लिश नहीं किया गया है, वो अगर मैं आपको ला के दूँ और उनको आप अपने मतलब प्रोडक्ट जो आपका पब्लिशिंग हाउस है वहाँ से आप थोड़ा उनको बोल के उनको प्रकाशित करो, तो हो सकता है कि अगर वो किताबें चलें तो मैं अपना घर चला सकूँ। तो ये देखकर सौमित्र चटर्जी जो मेन है उस फिल्म में, जो पति का हस्बैंड का रोल किया है, वो उनकी हेल्प करते हैं, लेकिन उनके दिमाग में एक बात घुस जाती है कि मेरी वाइफ भी तो मतलब हाउस वाइफ है। ज़िंदगी भर मैं उसको बोलता रहा कि तू भी लाइब्रेरी ज्वाइन कर, तू भी कुछ कर, बाहर अपना एक ज़िंदगी बना, लेकिन वो घर में संसार संभालने और बच्चों को बड़ा करने में ही उसने अपना पूरा जीवन लगा दिया। तो उनको क्या लगता है, मतलब कहानी ऐसी है कि ऐसा होता नहीं है एक्चुअली, रियल लाइफ में ज़्यादा कोई आसानी से करेगा नहीं, लेकिन समझाने का तरीका, स्टोरी राइटिंग बहुत अच्छा है। उसमें ये दिखाते हैं कि वो 49 ईयर शादी के बाद भी अपने वाइफ को मतलब सबके अपने बच्चों को, दामाद सबको घर में दुर्गा पूजा में बुलाते हैं और सबके सामने ये अनाउंस करते हैं कि मैं अपने वाइफ को डिवोर्स दे दूँगा। तो टॉपिक वही है कि सब लोग पूछते रहते हैं उनसे कि क्यों मतलब उनके बच्चे, आप ऐसा कैसे कर सकते हो, आप इतने एक मतलब माननीय आदमी हो समाज में, सोसाइटी में, डिवोर्स क्यों? मतलब मेरी माँ तो बहुत अच्छी है, पूरी ज़िंदगी अच्छे से घर संभाला, सब रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई,
तो बाद में वो लोग मतलब पूरी कहानी पे नहीं जाते हैं, मतलब उनको धीरे धीरे पता चलता है कि उनके पापा जब उनकी वाइफ को मतलब से बोलते हैं कि मतलब मैंने ज़िंदगी भर कोशिश की कि तुम बाहर कुछ करो, कुछ सीखो, कुछ हमारे शॉप में आओ, कुछ जॉब करो, जानो कि हमारे कहाँ कहाँ कौन कौन से बैंक अकाउंट हैं, मेरे कितने डिपॉजिट्स हैं, तुम पैसे का हिसाब ये सब तुम रखती नहीं हो, अगर मैं एक दिन अचानक मर गया तो तुम तो बहुत मुसीबत में पड़ जाओगी। ये सब भी पता करना चाहिए एक वाइफ को कि उसका हस्बैंड का इनकम सोर्स कहाँ क्या है नहीं है सब। तो उसकी वाइफ बोलती है ये काम तो तुम्हारा है, मतलब बाहर की दुनिया के ये काम है, ये तुम संभालोगे और घर के अंदर की जो दुनिया है वो मैं संभालूंगी, यही तो बात होती है एक मैरिज में। तो उसका हस्बैंड बोलते नहीं मैं मर जाऊंगा, तो बोलते फिर मैं अपने बच्चों के साथ रहूंगी। बोलते नहीं, उनके ऊपर तुम बोझ बन जाओगे, ऐसा नहीं करने का कभी भी। बच्चे हैं तो उनको अपने हिसाब से जीने दो, लेकिन तुमको वो सोच के बैठे मत रहो कि तुम मेरे बाद फिर उनके साथ तुम्हें। तो उसकी वाइफ बोलती इसके लिए इतना मगजमारी कर रहे हो तुम कि अभी डाइवोर्स है, क्यों कर रहे हो, 50 साल हो गए हमारी शादी के, अब क्या कुछ चेंजेस आ सकते हैं हमारी ज़िंदगी में, वैसे भी तुम चाहते क्या हो। तो उसका हस्बैंड कहता है मैं अकेला रहना चाहता हूँ, मेरा दोस्त मुझे बाहर के देशों में घूमने के लिए बुलाता है, उधर मैं जाना चाहता हूँ, मैं दुनिया अकेले भी देखना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अगर आज फॉरेन कंट्रीज़ में गया, इजिप्ट गया, लंदन गया, कहीं भी गया, अगर मैं उधर जाके अपने हिसाब से घूमूंगा तो तुम तो साथ नहीं आओगी, क्योंकि तुम्हें तो हमेशा परिवार, घर ये सब पसंद है। हम लोग आज बाहर घूमने आए, यहाँ भी तुम बेटी दामाद सबको लेकर आए हो, तुम बोलते तुमको सबके साथ अच्छा लगता है, लेकिन मुझे अकेले भी अच्छा लगता है कभी कभी। तो और तुमको मैंने बहुत जो आज तक समझाने की कोशिश की कि थोड़े से तुम मेरे इंटरेस्ट जिन चीज़ों में है उन चीज़ में भी अगर तुमको होता तो भी मैं थोड़ा आराम से रह सकता कि चलो इसको कुछ पता है दुनियादारी के बारे में, लेकिन तुम्हारी तो दुनियादारी हर चीज़ ये घर परिवार ही है। जब तक मैं तुम्हें छोड़ नहीं देता हूँ तब तक तुम मेरे भरोसे ही रहोगी, अपने से कुछ नहीं सीखोगी। तो ये एक तरह का इनडायरेक्ट प्यार ही था उसके हस्बैंड का, जो फिल्म में बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है। लेकिन उसकी वाइफ दुखी तो होती है, लेकिन वो कहती है ठीक है तुम दुनिया देखो, घूमो, अगर तुमको खुश करता है डाइवोर्स देना, घर अब तुम्हारे हिसाब से ही ज़्यादातर चला है, अगर तुम खुश होते हो डाइवोर्स देके तो मुझे उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोर्ट में जहाँ वो जाते हैं, जो जज रहते हैं वो बोलते हैं कि ठीक है आप 6 महीना थोड़ा अपना जो मतलब जो दूसरा हाउस है उधर जाके आप लोग कुछ दिन रहो, अपने मतलब अपने साथ सबके साथ बातें करो, डिस्कस करो, आप थोड़ा एक दूसरे के साथ वक्त बिताओ, हाँ मॉर्निंग वॉक करो, घूमने जाओ। तो ये सब करके आप लोग देखो कि सच में क्या ये डाइवोर्स और इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, या एक दूसरे के लिए आपके पास टाइम ही नहीं बचा था, इस वजह से भी एक मतलब एक उदासीनता, एक बोरिंगनेस लाइफ में आ गई है। तो घूमने भी जाते हैं, घर के लोग भी ले जाते हैं, काफ़ी उधर है सीन, हंसी मजाक ये तो होता है, लेकिन एट लास्ट ये होता है कि मतलब उसकी वाइफ तो रह जाती है, बोला कि ठीक है डाइवोर्स हो कर देंगे, अभी उसकी वाइफ रह जाती है जब, लेकिन हस्बैंड जब बाहर जाता है तो वो रह नहीं पाता अकेला। तो वो जब लौट के आता है तो वो अपने वाइफ को वही बोलता है कि तुम कैसी हो, तो उसकी वाइफ बोलती है हूँ, अभी मुझे बाहर का वो तुमने कहा था ना बैंक में क्या है, कहाँ डिपॉजिट है, कहाँ पैसे है, वो सब भी मैं तुमको हिसाब दे देती हूँ, अभी मैं सब पता कर लिया मैंने कैसे क्या करने का है, ये घर भी संभाल लिया। उसका हस्बैंड ने अपना जो कुछ भी था घर प्रॉपर्टी था वाइफ को ही दे दिया था, मतलब ऐसा कुछ उतना ज़्यादा कुछ नहीं है, यही है कि सब मैं इनको देता हूँ लेकिन इनके साथ रहने में मुझे प्रॉब्लम है। हाँ, क्योंकि इनकी दुनिया में टीवी सीरियल्स हैं, इनकी दुनिया में बच्चे नाती पोते ये सब हैं, सबको लेकर ये मतलब इनकी सोच के साथ मेरी सोच मिलती नहीं। ये बुरी नहीं है, मुझे इनके साथ कोई इनके ऊपर मेरा पूरा विश्वास है, सब अच्छा है, लेकिन मज़ा नहीं है मतलब लाइफ में कुछ। हाँ, मेरे विचारों के साथ इनके विचार मिलते नहीं हैं। तो जज बोले अच्छा नहीं लगता है बोलकर डाइवोर्स का अभी तक ये नहीं है, लेकिन अगर आपकी वाइफ भी राज़ी है आपकी खुशी के लिए या कुछ भी तो ये हो ही सकता है म्यूचुअल। लेकिन उसका हस्बैंड लास्ट में आके बोलता है कि मैंने कोशिश किया अकेले रहने के लिए लेकिन मेरे से तो हुआ नहीं, क्योंकि वो एक मतलब बहुत ही कमाल का डायलॉग है, वहाँ मेरे साथ झगड़ा करने के लिए भी कोई नहीं था। और
एक अजीब सी तन्हाई थी जो एक एज के बाद बहुत ज़्यादा और तकलीफ़देह हो जाती है, क्योंकि मेरे एज के मेरे दोस्त अभी धीरे धीरे इस दुनिया को अलविदा कह रहे हैं। अब ज़्यादा बात करने के लिए भी कोई रहा नहीं। तुम तो इंडिपेंडेंट हो गई, मतलब तुमने संभाल लिया सब कुछ, लेकिन मैं ही शायद नहीं हो सका। और अगर मैं घूमने भी जाऊंगा, अब दुनिया देखूंगा, तो मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। और मुझे ये समझ में आया कि एक दो पार्टनर की ज़िंदगी, हस्बैंड वाइफ कहो या कुछ भी, दो पार्टनर की ज़िंदगी एक राइटर और एक पब्लिशर की तरह होती है। राइटर रहता है अंदर और पब्लिशर रहता है बाहर। मतलब तुम मेरी ज़िंदगी की राइटर हो, क्योंकि तुमने हर मोड़ पे मुझे विकसित होने में, मुझे बड़ा होने में एक बच्चे की तरह देखा है। और मुझे खुद ये भी पता नहीं रहता था कि मेरे कपड़े कहाँ रखे हैं, मेरे जूते कहाँ रखे हैं। मैं मतलब हर पल जो तू मुझे संभालती थी, उसको मैं एक बहुत ही बेकार का काम या घर संभालना बहुत ही फालतू का काम समझता था। लेकिन मुझे आज समझ में आया कि वो तुम्हारा इंडिपेंडेंस था। तुम मुझे बच्चे की तरह देखती थी, लेकिन मैं समझता था कि ज़्यादा मैच्योर मैं हूँ। बहुत ही खूबसूरत इमोशनल कहानी है। लेकिन इस कहानी से में भी इस कहानी के अर्थ को भी जब हम बाहर निकालते हैं, तो हमें इससे ये भी समझना चाहिए कि हम एक जूता ढूंढने के लिए, एक कपड़ा कहाँ रखा हुआ है ये करने के लिए, ये सब करने के लिए भी एक ही इंसान पे इतने डिपेंडेंट क्यों हो। मेरा बोलने का मतलब ये है कि मैं सिर्फ इसलिए किसी को मिस कर रहा हूँ कि मुझे चाय बनाने का मन नहीं कर रहा है, मैं सिर्फ इसलिए किसी को मिस कर रहा हूँ कि मुझे खाना बनाना नहीं आता। बात वो नहीं है। बात यह है कि मिस करने की नौबत ही तब नहीं आएगी जब अपनी एक दुनिया होगी। और अपनी एक दुनिया का मतलब ये है कि जिस दुनिया में मेरे पर्सनल जिम्मेदारी मैं शुरू से ही पूरे कर रहा हूँ। किसी से शादी करना, किसी से प्यार करना, इसका मतलब ये नहीं है कि अब तुम मुझे संभालो। इस नज़रिए से अगर मैं बेला शेषे को भी देखूं, तो बात वही हो जाती है कि वाइफ ने भी जो ये कहा था कि बाहर की दुनिया तुम संभालोगे और अंदर का घर का मैं संभालूंगी, यही शादी की मतलब ये होती है। और शादी एक आदत है। उसकी वाइफ ने ये कहा कि शादी एक आदत है, मुझे भी तुम्हारी आदत है। हाँ, तुम जब खाना खाते हो और खाने के टेबल पे मतलब तुम्हारे जो मतलब थोड़ा अगर कुछ मतलब जो चीज़ थोड़ी सब्जी अगर तुमने छोड़ दी या कुछ भी की, तो मैं वो थाली में ही अपना खाना परोस लेती हूँ और खा लेती हूँ। मुझे उसमें भी प्यार नज़र आता है। हाँ, जब तुम अपना टॉवल सुखाने देते हो नहाने के बाद, तो तुम्हारे भीगे टॉवल में से तुम्हारी एक खुशबू आती है, तुम्हारे वो खुशबू की मुझे आदत है। हाँ, तो वो आदत ही मेरे लिए प्यार है। तो अभी मेन क्या है, कुछ सेंसिटिव बहुत ही गहरी बातें इस फिल्म में कही गई है, लेकिन मेन बात है कि ये सब चीज़ें इतनी पर्सनल हैं कि आप इन सब चीज़ों को अपने मन में रखते हुए पूरी तरीके से किसी के साथ फ्री नहीं रह सकते। मतलब कहीं ना कहीं आपको दृश्य होना पड़ेगा। कहीं ना कहीं इनके हस्बैंड भी थोड़े सही थे और इसकी वाइफ भी सही थी, लेकिन अगर आप मतलब ज्ञानी हो तो आपको शादी से पहले ही ठीक कर लेना चाहिए कि मेरे ज़िंदगी में मुझे ज़िंदगी से क्या चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी के साथ जुड़ रहे हो तो वहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि वहाँ पर लेकिन आप जैसे हो वैसे ही रह जाओगे तो नहीं चले। मेन प्रॉब्लम वही है। और वही उसी प्रॉब्लम की बात मैं उठा रहा हूँ। चाहे आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, चाहे आप अपने हिसाब के काम करना चाहते हो, अपने कुछ भी करना चाहते हो, वो चीज़ पूरी तरीके से पॉसिबल तभी होगी जब एक स्पेस ऐसा हो जहाँ पर 100% डिपेंडेंस नहीं हो। आजकल एक बात चली है कि हम भी नौकरी करेंगे, तुम भी कमाते हो, तो हम लोग दोनों बराबर हो गए। मेन बात यहाँ बराबरी की है ही नहीं। सबसे बड़ी बात ये समझ में आनी चाहिए कि बराबरी बोलकर कोई वर्ड होता नहीं है दुनिया में। डिफरेंट की बात होती है। एक पुरुष की, एक आदमी की अपनी एक महिमा है, अपने क्वालिटीज़ हैं, अपने कमियां हैं, अपने अच्छे गुण हैं। और एक स्त्री की भी वैसे ही है। एक स्त्री की खासियत यह है कि वो स्त्री है।
उसको पुरुष बनने जाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसकी अपनी एक महिमा है। उसकी मन की शक्ति, उसके मातृत्व का भाव, बच्चों को बड़ा करना, परवरिश करना, घर संभालना, ये सब जो है, इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा नीचा करके फिल्मों में नहीं दिखाना चाहिए। मेन बात वही है। फिल्मों में आप जैसे मैं इस फिल्म की बात कर रहा हूँ, द इन ग्रेट इंडियन किचन में, या आप कहो तो ये मिसेस में, इसमें प्रॉब्लम यही है कि जो चीज़ दिखाया गया है वो होता ज़रूर है, लेकिन कैनवस ऐसा हमेशा नहीं होता, और ऐसा कैनवस दिखाना भी नहीं चाहिए। क्योंकि आप जब दिखा रहे हो कि आपका हस्बैंड, आपका ससुर अपने वाइफ के ऊपर टोटली सुबह से, मतलब वो बाहर निकलता है तो उसकी चप्पल भी उसकी वाइफ अलमारी से निकाल के देती है तो ही वो पहनता है, और हस्बैंड भी सुबह दोनों बाप बेटे बैठ जाते हैं डाइनिंग टेबल पे, और माँ और वाइफ लाके खाना परोस रही है, वो लोग खा रहे हैं। अगर एक दिन वो लोग घर पे नहीं हैं तो इन लोगों को खुद कुछ बना के खाना भी नहीं आता। जब जो मेन है, हीरोइन जो है, उसको जब पीरियड होता है तो मतलब ऐसे दिखाते हैं कि तब जो काम वाली बाई आती है वो भी जो कुछ बना के दे रही है, उसको कुछ दिनों के लिए उन्होंने कहा कि नहीं अभी आपको पीरियड हुआ है तो अभी तुम किचन में नहीं जा सकती। वो चीज़ भी दिखाया, लेकिन वो कैसे दिखाया कि वो टाइम को वो लोग उसके अपने मन के मुताबिक, मतलब उनको जो ठीक लगा कि अभी ये खाना बनाने लायक नहीं है तो वो उन्होंने तय कर दिया। लेकिन वो उस वक्त वो काम वाली बाई के हाथ का भी खा रही है, जिसको बहुत ही बुरा, मतलब किसी तरीके से वो खाना बना के दे रही है, लेकिन ये लोग डिपेंडेंट है। तो इस फिल्म का एक साइड ये भी निकलता है कि हस्बैंड और उसके ससुर जिनको दिखाया गया है, वो एक्चुअल डिपेंडेंट तो ये है घर की महिलाओं के ऊपर। भले हस्बैंड बाहर जाता है, कमाता है, कुछ भी करता है, लेकिन जिसको एक कप चाय बना के भी पीना नहीं आता, डिपेंडेंट वो है, या जो फाइनेंशियली किसके ऊपर डिपेंडेंट है वो डिपेंडेंट। तो इन लोगों पर नाराज़गी से ज़्यादा इन लोगों पर आपको दया आनी चाहिए। मेन बात यही है। और जो एंडिंग है पिक्चर का, कि किचन में जो वो नलके का जो पानी जमा होता है और वो रिपेयर नहीं होता, तो वो इस तरह से दिखाते हैं कि जो लड़की के मन में जो गुस्सा, जो नाराज़गी जमा हो रही, वो किचन के उस गंदे पानी के जैसी है जो जमा हो रही है। लास्ट में वो उसका जब गुस्सा आउटबर्स्ट होता है और वो कंट्रोल से बाहर चला जाता है, तो वही गंदा पानी वो हस्बैंड और ससुर के तरफ फेंक के उनके शरीर पे, और वो घर से निकल जाती है और अपने माँ के घर चली जाती है। उसको जो करियर ऑप्शन पसंद था, उसको जो डांस सीखना था, डांस करना था, वही लास्ट सीन में दिखा रहे हैं वो कर रही है स्टेज पे। और इधर क्या दिखाते हैं कि इसके ससुराल में उसको लोग जल्दी से भूल भी गए हैं, एक दूसरी शादी भी करा दी है लड़के की, और उसकी बीवी भी रोज़ सुबह वैसे ही खाना परोस रही है और ज़िंदगी चल रही है। अभी बात यह है कि आप जिन लोगों को विलेन दिखा रहे हो इस पिक्चर में, वो विलेन नहीं है, वो दया के पात्र हैं। और जो दया के पात्र हैं उन लोगों से बदला नहीं लिया जाता है, उन लोगों को समझाया जाता है। और समझाने का तरीका ज़रूरी नहीं है कि वायलेंस ही हो इतना ज़्यादा। अभी मेन बात है कि अगर आपको अपनी कोई बात रखनी है, कि फिल्म में तो दिखाया गया कि वो अरेंज मैरिज ही था, कि ससुराल वाले देखने आए थे और ये भी पढ़ी लिखी है, इसको भी समझदार है, ये भी बाहर के दुनिया में मतलब डांस सिखाती है, अपने रील्स बनाती है, वीडियो बनाती है, मतलब आजकल की मॉडर्न लड़की है। तो उसको तो जब बात करने आए थे तभी ये बात क्लियर करनी थी ना, कि देखो मुझे जो सब चीज़ अच्छा लगता है वो दुनिया लेकिन मेरी रहेगी, ठीक है, वो दुनिया मेरी रहेगी। उस दुनिया में मुझे खुशी मिलती है, उसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, घर की जिम्मेदारियां जितना मेरे से होगी, लेकिन मेरे वो दुनिया मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। ये पॉइंट नहीं उठा के राइटर वहाँ पर एक गड़बड़ी कर देता है। वो क्या दिखा रहा है कि लड़की जब लड़का देखने आ रहा है तो वो तो लड़के से उसका कुछ प्यार या आगे का अफेयर या कुछ ऐसा तो कुछ था ही नहीं। एक लड़का देखने आता है और लड़की बस बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर देती है, खुश हो जाती है, शादी कर लेती है। ये क्या है भाई? अगर आपके अंदर इतना इंडिपेंडेंस, बाहर अपना काम करना, अपने हॉबीज़ जीना, कोई बुराई नहीं है इसमें। ये अगर है तो आपके बातों में भी वो आना चाहिए ना। आप बिना सोचे समझे कर लेते हो काम, फिर बाद में बोलते हो कि मैंने जैसा सोचा था वैसा मेरा ससुराल नहीं है, ये लोग नहीं है, वो लोग नहीं।
अभी मेन बात है कि ससुराल वाले की एक मेंटलिटी थी कि आएगी, हाउसवाइफ बनेगी, मतलब हस्बैंड सोचता था कि मेरी माँ ने जैसे ज़िंदगी भर खाना बनाया, घर संभाला, वैसे ही संभालेगी। ससुर भी ये सोचता था कि मेरी वाइफ तो खुशी है, जबकि वो भी पढ़ी लिखी थी, कुछ कर सकती थी, लेकिन वो हाउसवाइफ ही रह गई। ये हाउसवाइफ ही रह गई, ऐसा क्यों दिखाया जाता है कि हाउसवाइफ जो लोग हैं वो लोग बहुत गए गुजरे हैं? इसलिए ना, क्योंकि एक बड़ा पॉइंट निकाला जाता है कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है। मतलब आप ये दिखाना चाहते हो कि अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो तो पूरी दुनिया आपको बहुत सम्मान देगी, लेकिन वो सम्मान तो खोखला ही है ना। फिर एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट आदमी भी एक घर के माँ, बहन, वाइफ सबके देखभाल से ही बनता है। अगर घर में कोई प्यार ही नहीं करे तो पैसा लेके क्या करेगा? प्रॉब्लम वो है। खाना बनाना, मसाला पीसना, पूड़ी तलना, खाना परोसना, इन सब कामों को इस फिल्म में बहुत ही एक नेगेटिव लाइट में दिखाया गया है कि ये सब फालतू के काम हैं जो करके औरत लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। करनी क्या चाहिए? नाराज़ होते रहना चाहिए मन ही मन, आपके हिसाब से अगर ज़िंदगी नहीं चलती है, और एक दिन आप सबको औकात दिखा दो तो आप एक इंडिपेंडेंट औरत हो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ये कहने में कि जो उस औरत के साथ हो रहा था उस घर में वो गलत था। वो कुछ करना चाहती है, बाहर थोड़ा डांस सिखाने जाना चाहती थी, उसमें भी मना कर रहे हैं कि नहीं। उसके ससुर बोल रहा है कि नहीं, तुम्हारी सास ने भी बहुत पढ़ाई की लेकिन उसने ज़िंदगी में कुछ किया नहीं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, अच्छी तो है, खुश तो है, खाना बना रही है, चल रहा है, घर देख रही है, इसमें क्या, इसमें बुराई क्या है? क्या करोगी बाहर जाकर? वो मना कर रहा है, उसको वो काम करने से रोक रहा है, उसमें हस्बैंड साथ नहीं दे रहा है, ये चीज़ गलत है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपने पहले तय क्यों नहीं किया? और अगर आपको अपने विचारों पे, अपने काम करने पे इतना ही विश्वास है तो आप ये बात बैठ के एक कॉन्फिडेंस के साथ पढ़े लिखे लोगों के जैसे भी पेश कर सकते हो। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आप मतलब कुछ साबित करने के लिए आपको वायलेंट होना ही पड़े। आपको किसने कहा था उतने दिन तक सहने के लिए? आप खाना बनाने का, सुबह उठने का अपना एक तरीका, अपना एक लाइफस्टाइल बना सकती थी, जितना आपसे होता उतना करती। लेकिन आप तो खुश करने में लगी हुई थी, क्योंकि आप कह रही थी कि मेरी माँ ने भी ये सिखाया, मेरी सास भी ये कर रही है, तो मुझे वो करना चाहिए। आप जब इतने सारे लोगों के राय से चलोगी तो आपके अंदर का इंडिपेंडेंट नेचर आएगा कहाँ से? और उसके बाद आप नाराज़ हो जाते हो। और दूसरा पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट, कामासूत्रा फिल्म की मैंने इसलिए उठाई थी क्योंकि इस फिल्म में एक डायलॉग है जब वो मतलब ऐसे दिखाते हैं कि उसका हस्बैंड बस अपनी मर्ज़ी से सेक्स कर लेता है, उससे कुछ पूछता भी नहीं है, तुमको अच्छा लगता है नहीं लगता है कुछ नहीं है, बस अपना सेक्स करके सो जाता है। तो ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि ये चीज़ भी एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन जब ये चीज़ हो रहा है आप पहले दिन से ही ये चीज़ क्यों सह रहे हो? पहली बात है, आपने फ्रेंडशिप करने की कोशिश की। अगर सामने वाला इस मायने में अनभिज्ञ है, सामने वाले को किसी ने कभी ये चीज़ बताई नहीं है, ईगो मतलब वो इसलिए ऐसा नहीं कर रहा है कि वो कमाता है, वो इसलिए ऐसा कर रहा है कि उसको ट्रेनिंग, उसको कुछ शिक्षा ही नहीं है इस मामले में। वो इस मामले में बात करने से कतराता है और उसको यही पता है कि सेक्स का मतलब ये है कि मैं अपना काम करूँगा, सो जाऊँ। तो उस फिल्म में एक डायलॉग है जिसमें उसकी वाइफ कहती है कि तुम जब मेरे साथ सेक्स करते हो तो मुझे पेन होता है, तुम फोर प्ले क्यों नहीं करते हो, तुम मुझे एक्साइटेड क्यों नहीं करते हो, तुम जैसे करते हो वो मुझे पसंद नहीं। ये सुनने में बहुत मतलब ऐसा लगेगा कि हाँ क्या सही डायलॉग मारा है, हाँ आजकल की लड़कियों को समझ में आने लगा है कि प्लेजर क्या है, ये है वो है। मेरा कहना यह है कि प्लेजर क्या है, प्लेजर पाना सबका हक है, लेकिन अगर आपको उस चीज़ के मामले में पता है और जिसको पता नहीं है उसके साथ बात करने का ये तरीका नहीं है। बात ये है, जिस इंसान को किसी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है उसको आप सीधा कह दोगे कि आपसे ये चीज़ होता ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसमें इंसान का ईगो हर्ट होना, बुरा लगना होगा ही। अगर आपको सब कुछ पता ही है, आपको फोर प्ले भी पता है, आपको सब कुछ पता है,
तो आप ऐसी औरत हो ही क्यों जो पहले दिन से ही आकर सिर्फ पति को खुश करने के चक्कर में पड़ी हुई थी? आपकी हरकतें ऐसे क्यों नहीं थी जिससे पति को लगे कि आप रोमांस करना चाहती हैं? यहाँ पर कामासूत्र फिल्म की बहुत इंपॉर्टेंस, फिल्म नहीं मतलब उस बुक की ही बहुत इंपॉर्टेंस आ जाती है। आजकल लोग बहुत बोलते हैं हमारा धर्म ये वो, सनातन ये वो। मुझे ये समझ में नहीं आता कि हमारे वेद पुराणों से हमारे जितने भी आध्यात्मिक बुक्स थे उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट, वन ऑफ द सबसे इम्पोर्टेंट बुक एक ऋषि द्वारा रचित महर्षि वात्सायन द्वारा रचित कामसूत्र इतना छिपा क्यों दिया गया? मेन बात वही है। मुझे तो लगता है करीब करीब ऐसा लगता है कि डर लगा लोगों को। आप जब बात उठाते हो कल्चर की, संस्कृति की, धर्म की, तो आप ऐसी बातें उठा रहे हो जिसमें सिर्फ हेट है। लेकिन प्यार कैसे करना है इस पर भी तो धर्म ने बताया है ना, बात की है ना, क्योंकि एक धर्म की मुख्य आधारशिला है वो। उस फिल्म का नाम था कामासूत्र टेल ऑफ लव, कि जब प्यार होगा तभी सेक्स होगा। और उस चीज को सेक्स नहीं, उसको कहना चाहिए कि मुझे प्यार हुआ है तो मुझे इस इंसान के साथ अच्छा लग रहा है, बात करके भी अच्छा लग रहा है, घूम के भी अच्छा लग रहा है। अगर थोड़ा गलत भी हो फिर भी ये कहना सही है कि इसके साथ घर बसा के भी अच्छा लग रहा है। प्रॉब्लम घर बसाने से शुरू हो जाती है एक्चुअली। मेन बात वही है कि आपको जैसे ये कहा जाता है कि चलो भाई आपकी शादी हो गई, भी ये हस्बैंड है ये वाइफ है, दोनों ने साइन कर दिया पेपर, अभी आप दोनों को दोनों के साथ प्यार करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? चलो भाई दोस्तों से जान लेते हैं इंटरनेट से कैसे करते हैं, फोन देख लेते हैं, पता चल जाएगा प्यार कैसे करने का है। मूल बात ये है कि प्यार कैसे करने का है ये किसी भी किताब में नहीं सिखाया जाता। अगर आप वात्स्यायन ऋषि के कामसूत्र को भी देखो, उसमें प्यार कैसे किया जाता है ये नहीं सिखाया जा रहा है। उसमें ये कहा जा रहा है कि आपको जिससे भी प्यार है उसके साथ अगर आप फिजिकली इन्वॉल्व होते हो तो कैसे आपको इन्वॉल्व होने से आप दोनों एक दूसरे को प्यार करते हुए सबसे ज़्यादा आनंद दे सको, उस चीज़ को धर्म में बेस बताया गया है। वहाँ कहीं भी लिखा नहीं है कि शादी कर लो और शुरू हो जाओ, नहीं है ये। शादी समाज का बनाया हुआ है, उसमें नेचुरल कुछ भी नहीं है। समाज ने वो इसलिए बनाया है कि वो कर देने से क्या होगा, एक इंसान को जिसको कुछ भी आता नहीं हो लव मेकिंग का, उसको भी ज़िंदगी भर जस्ट अपनी ऊर्जा को निष्कासित करने का और किसी भी तरीके से डिप्रेशन निकाल के सो जाने का एक साधन मिले। ऐसा एक मजबूर कोई साथ में रहे जो ना नहीं कह सके, क्योंकि ना कहने की हिम्मत ही नहीं है। भैया मैंने आप साइन की है, आप मेरे घर में रहते हो, आप मैं आपको खिलाता पिलाता हूँ, कुछ भी हो तो इतना तो मुझे करना ही पड़ेगा, क्योंकि नेचुरली जो मेरे अंदर सेक्स की इच्छा है वो इच्छा तो मुझे कहीं ना कहीं निकालनी ही है। भड़ास है एक तरह से, वो उसमें प्यार कहीं भी नहीं है। भड़ास निकालने के लिए मैंने आपकी जिम्मेदारी ली है। और दूसरी बात यह है कि एट लास्ट करना क्या है, बच्चे पैदा करने के। तो ये जो यूज करने वाला सिस्टम है, ये सिस्टम आया जब से तब से हुआ प्रॉब्लम। कामासूत्र के ज़माने में उस फिल्म में हमारी मतलब वन ऑफ द बेस्ट, जो जिनको मैं हिंदी इंडस्ट्री में कहती हूँ, रेखा जी ने उसमें एक मतलब एक्टिंग की है। एक जो कामासूत्र मतलब एक अच्छा सा उस ज़माने के इंस्टीट्यूट टाइप के चलाती है, और वहाँ पर वो लव मेकिंग के तरीके, उनके श्रृंगार रस, उनका ये रस वो रस सब कुछ मतलब समझाती है। बहुत ही ब्यूटीफुल रोल रेखा जी ने आप उसमें किया था, और बहुत हिम्मत चाहिए वैसा रोल करने के लिए। उसमें जिन गुणों की बात की गई है वो गुण रहेंगे तब ना आपकी तरफ कोई आकर्षित होगा। यहाँ तो ज्योतिषी जी बैठे हुए हैं, चलो भाई आपके 36 गुण मिल गए, 32 गुण मिल गए, और सबसे बड़ा गुण क्या मिला, लड़के के पास पैसा है कि नहीं, बस बात खत्म। और लड़की का ज़्यादा से ज़्यादा देखने में कैसी है और ये वो बस बात खत्म हो गया। मेन बात है कि गुणों का मतलब पैसा होना, देखने में अच्छा होना नहीं होता।
वो गुण, श्रृंगार रस के जितने भी और भी रस हैं, वो सारे रस में क्रिएटिविटी है, उस रस में आर्ट है, खुद को सजाना है, सुगंधित होना है, बात करने के तरीके में ज्ञान का होना ज़रूरी है, आपके चलने फिरने में, आपके बात करने में, आपके पूरे पर्सनालिटी में वो सारे गुण जब आएंगे तब आप किसी के साथ फिजिकली इन्वॉल्व होने के लायक बनते हो। लेकिन हो क्या रहा है, शादी हो रही है और कर रहे हैं नालायक लोग। गलती नहीं है, क्योंकि माँ बाप ने भी वही किया, दादा दादी ने भी वही किया, उसने भी वही किया, उसने वही किया। मैं कहता हूँ क्यों नहीं वो चीज़ जानने की या समझने की लोगों ने कोशिश की। बच्चे पैदा करो, आबादी बढ़ाओ। क्या हालत हो गई है अभी, लोग अट नहीं रहे हैं सड़क पे, ट्रेन पे, आसपास। कुछ दिन बाद शायद सड़क पे चलने की एक आदमी की सहूलियत भी हो कि नहीं, पता नहीं। ये सब प्यार से जन्मे हुए लोग हैं? नहीं, ये सब डिप्रेशन से जन्मे हुए लोग। चलो स्ट्रेस लग रहा है, चलो टायर्ड लग रहा है, चलो टायर्डनेस निकाल लेते हैं। क्या हुआ, जिस आदमी के ऊपर आपने टायर्डनेस निकाला वो तो, उसको तो पसंद आया ही नहीं आपका तरीका। उल्टा क्या हुआ, ज़्यादा नहीं सोचा तो प्रेग्नेंट, चलो बच्चा पैदा करो। गलत नींव है। जो गलतियां माँ बाप ने, उनके पहले के माँ बाप जो जी घर में, परिवार में, समाज में जो भी पहले के लोग थे, उन्होंने कोशिश नहीं किया कि हमारा नेक्स्ट जनरेशन खुश कैसे हो, क्योंकि उनको भी नहीं बताया गया कि खुश कैसे हो। इसलिए अभी ऐसी हालत हो गई कि लोग कह रहे हैं पैसा ही सब कुछ है। ये बात क्यों चल रही है? इंडिपेंडेंस मतलब पैसा, पैसा है तो तुम कुछ भी कर सकते हो। लेकिन भाई, आप पैसा रहने से प्यार नहीं कर सकते। पैसा रहने से आप किसी को खरीद सकते हो। या तो पैसा दे के खरीदो, या रजिस्ट्री ऑफिस में जाके रजिस्ट्री कर लो और 2-4 मंत्र पाठ कर लो। सभी जगह, सभी धर्मों में। आप दोनों की शादी हो गई है, आप दोनों अभी शुरू हो जाओ। अरे पता है क्या शुरू करना है? अभी सुन के लोग कहेंगे कि इसमें क्या है, सबको ही पता है क्या करना है। आप बताओ क्या करना है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ रिलीज करना है अपना टेंशन। हो गया तो हो गया, नहीं तो बाहर निकल के लोगों पे चिल्ला। एक टाइम के बाद तो आप जिस पे अपना सेक्सुअल टेंशन रिलीज करते हो, वो भी परमिशन नहीं देगा या देगी कुछ भी। तब लड़ो, महत्वाकांक्षा बढ़ाओ कि अगर और पैसा कमा लूंगा तो किसी के बोलने की हिम्मत ही नहीं रहेगी। लेकिन जा रहे हैं गलत तरफ, और बच्चों को भी, नेक्स्ट जनरेशन को भी धकेल रहे हैं उस तरफ ही। हमें आपके साथ बात करने के लिए टाइम नहीं है। ये लो भाई, मोबाइल खरीद के दे दिया, ये खरीद के दे दिया, वो खरीद के दे दिया, बस बात खत्म। और बात अगर करेंगे तो ज्ञान देंगे। यूट्यूब में चल रहा है, ब्रह्मचर्य पालन करो, नो फैप, ये वो, कुछ पता नहीं। नो फैप मोमेंट जो बाहर के देशों से चालू हुआ था, वो इस बात पे था कि आपके किसी चीज़ का, आप में अगर बहुत ज़्यादा तलब है, कोई एडिक्शन है, कुछ भी है, तो उस एडिक्शन से निकलने के लिए आप जितने तरह के तरीके अपना सकते हो, क्योंकि कोई भी एडिक्शन जो आपके लिए हानिकारक
आपके डेली लाइफ के लिए हानिकारक हो रही है। उससे निकलने के लिए आप चाहो तो थोड़े थोड़े ऐसे उपायों में से एक ये भी कर सकते हो। इस तरह की बातों से नोफैप चालू हुआ था, लेकिन यहाँ तो बात ही बिगड़ गई। यहाँ 16 साल का लड़का, 18 साल का लड़का, 20 साल का लड़का वीडियो बना रहे हैं कि मैंने सब करना छोड़ दिया है, मैं सब सेक्स करना दबा दिया है, अभी देखो मेरी ये हो गई है, मेरी बुद्धि खुल रही है, मैं अच्छा कर पा रहा हूँ, मेरी बॉडी बन रही है, ये है वो। ब्रह्मचर्य से इसका कोई लेना देना ही नहीं है। ब्रह्मचर्य ब्राह्मण का आचरण है। जितने भी आप अगर संत, महात्मा, गॉड जिनकी भी बात करो, सबने फैमिली लाइफ लीड किया है, सभी धर्मों में। और जिसने नहीं लीड किया था या किसी ने अगर नहीं किया है फैमिली लाइफ भी लीड, वो उनका चॉइस था, बात खत्म। लेकिन ऐसा क्यों कह रहे हो आप कि मैंने अपनी सारी इच्छाएं दबा ली हैं तो देखो मैं अभी बहुत पावरफुल हो गया हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ। इतना गलत इंफॉर्मेशन, इतनी मूर्खता कहाँ से रही है? इसका मेन वजह है कि जैसे ही समाज कुछ सवाल उठाने लगता है सेक्सुअलिटी के मामले में, अपने अधिकारों के मामले में, तभी उसको दबाने के लिए कुछ पाखंडी गुरु आ जाते हैं, पाखंडी लोग आ जाते हैं। आपके आसपास भी मिलेंगे, घर में, परिवार में, आसपास सब, जो आपको आपके नेचुरल होने पर बद्दुआ देते रहेंगे। अरे यार, सेक्स की बातें मत किया कर, बहुत गलत है, उसको कंट्रोल किया कर। कंट्रोल किया कर मतलब क्या? उधर मत सोच, पैसा कमाने का सोच। पैसा कमाएगा तो दुनिया कदमों में होगी, सेक्स करके क्या फायदा होने वाला है तेरे? पैसा कमा, सारा ध्यान उसी पे लगा दे, फ्यूचर सिक्योर कर ले, घर बना ले, अच्छा खासा बैंक बैलेंस बना ले। लेकिन यार फ्यूचर देखा किसने है? नहीं, हम मरने की बात क्यों सोचें? बहुत गलत बात है। अरे तुम सोचो या नहीं सोचो, सच तो ये है कि तुम और मैं दोनों ही जाने वाले हैं एक दिन। जो नेचुरल है उसको अगर तुम एक्सेप्ट कर लोगे तो उससे तकलीफ क्या है? पूरा एक्सेप्ट जिन्होंने किया वही त्याग सके। ब्रह्मचर्य उसी इंसान में आएगा जिन्होंने प्यार किया है। प्यार की पहली सीढ़ी सेक्स है और लास्ट सीढ़ी समाधि है। जब आप किसी से बहुत प्यार करोगे तो ब्रह्मचर्य आपके अंदर फलित होगा। सीमन रिटेंशन से कुछ नहीं होने वाला। आप चाहे मास्टरबेट करो या सेक्स करो, एक बात है दोनों। वो नहीं करके आप कुछ महान नहीं बनने वाले हो, क्योंकि वो आप नहीं करोगे ना तो वो अननेचुरल होगा। और नेचर छोड़ता नहीं है किसी को। आप दबा के रखोगे, 7 दिन दबाया, 10 दिन दबाया, 1 महीना दबाया, 1 साल दबाया, वो तो खैर उतना कोई दबाता है नहीं, सब बड़े बड़े हाँकते हैं ऐसे। लेकिन अगर आप कुछ दिन भी दबा रहे हो, कुछ दिनों बाद बहुत झटके से वो फिर बाहर निकल जाएगा, चाहे आप किसी के साथ करो या नहीं करो। आप रोक नहीं पाओगे उसको ज़्यादा दिन तक, क्योंकि उसको रोकना अननेचुरल है। बहुत लोग ज़बरदस्ती उसको रोकने के चक्कर में प्रोस्टेट की बीमारी से ग्रसित हैं। बहुत अनसाइंटिफिक है। लेकिन अगर आप जिससे प्यार करते हो उसके साथ फिजिकल हो रहे हो, खुद से प्यार करते हो, खुद के साथ भी फिजिकल हो रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। वो ओनली जस्ट फॉर रिलीज नहीं होना चाहिए। प्यार होगा तो वो चीज छूट जाए। आप एक बात सोचो ना कि आपने एक फिल्म देखी, कितनी बार देखना चाहोगे उसको जिंदगी में?
एक बार, 2 बार, 3 बार अच्छी लगी। एक स्वस्थ नेचुरल आदमी अपने पूरे लाइफ स्पैन में कम से कम 4 से 5 हज़ार बार सेक्स कर सकता है। क्यों? नेचुरल है। लेकिन अगर उस कृत्य में प्यार हो तो हो सकता है 40 बार में ही मन भर जाए और रिश्ता उससे आगे निकल जाए। प्रॉब्लम ये आता है कि या तो लोग ऊब के छोड़ देते हैं या एक ही तरह के पैटर्न में करते करते छोड़ देते हैं, जिम्मेदारियों के नाम पे छोड़ देते हैं, पैसा कमाने के बहाने से छोड़ देते हैं, बहाना ढूंढ लेते हैं कुछ कि अरे ये सब क्या बात करने का, ये सब लेके अभी हुआ, वो कुछ दिन रहता है, शादी वादी के बाद बात खत्म। क्यों? आपके बहाने तो सुनने लायक नहीं है ना। सच तो ये है कि आपको पता नहीं था कि कैसे करना है, क्या करने हैं, इसलिए आप उब गए उससे। ब्रह्मचर्य के वजह से नहीं उबे हैं। ब्रह्मचर्य में प्यार बढ़ता है, डिपेंडेंसी नहीं। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, आप जिसके ऊपर डिपेंडेंट हो उससे आप प्यार नहीं करते हो। वो आपके कुछ काम आता है, वो जस्ट गिव एंड टेक है। एक कमा रहा है, एक बच्चे पैदा कर रहा है, एक बच्चे को देख रहा है, एक ऑफिस चला रहा है, इसमें प्यार व्यार कुछ नहीं है। लेकिन हो सकता है, चांसेस है, अगर आपको ज्ञान है, अगर आपको पता है कि मैं अपना टेंशन रिलीज नहीं कर रहा हूं, मैं किसी के पास आ रहा हूं। तो ये जो दूसरी वाली बात मिसेस फिल्म में थी, उसको मैं यही बताना चाहता हूं कि आपके अंदर अगर वो वाली बात है, आपके अंदर अगर इंडिपेंडेंस की फीलिंग है, आप सेक्सुअली इंडिपेंडेंस हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस हो, तो आप वैसे घर में भी रह सकते थे। सेकेंड पार्ट इस फिल्म का बनना चाहिए कि आप जो घर छोड़ के चली गई नाराज होके, उसके बाद लास्ट सीन में आप डांस कर रही है स्टेज में, लेकिन उसके बाद का आपका लाइफ पर कौन राइटर लिखेगा कि उसके बाद क्या हुआ? क्या आप जिंदगी भर सिर्फ डांस करके खुश हो जाएंगी? जो लोग बहुत बड़े गायक होते हैं, बहुत बड़े डांसर होते हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं, बहुत बड़े मिनिस्टर होते हैं, मंत्री होते हैं, क्या वो सब खुश हैं क्योंकि उन्होंने जो चाहा था वो उनको मिल गया? ये चीज तो चाहा ही नहीं था ना। एक्चुअली चाहा तो था प्यार, जो खुद के प्रति भी नहीं है। खुद को अगर आप प्यार करती तो आप बात करती, आप में इतना कॉन्फिडेंस होता कि आपको किसी के साथ लड़ाई करने का, चिल्लम चाली करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता। कॉन्फिडेंस की कमी से लोग लड़ाई करते हैं। जब कॉन्फिडेंस नहीं रहता है ना तो दूसरे एक दूसरे को गाली देते हैं। गाली क्या है कि बात करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो चलो अब 2-4 गाली दे देते हैं, सामने वाले को समझ में आ जाएगी। लेकिन उससे क्या कोई समझता है? अपने आप से प्यार करने की कला है कामसूत्र। अपने आप से प्यार करने की कला है जब आप किसी को प्यार कर सकोगे, वही सर्टिफिकेट है उस चीज का। प्यार करने के लिए अंदर प्यार होना जरूरी है, रिस्पेक्ट होना जरूरी है, डिपेंडेंसी नहीं। और प्यार से अगर डिपेंडेंसी आती है तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई किसी का गुलाम नहीं, आप जियो ना भाई अपने हिसाब से जिंदगी। शिकायत क्यों है? कोई आया नहीं है आपकी जिंदगी खराब करने के लिए, लेकिन आप भी मत करो ना किसी की जिंदगी खराब। आपको तो पूछना पड़ेगा ही अपने पार्टनर से, जिनके साथ भी आप हो, क्या आपको अच्छा लगता है मेरे साथ जिंदगी बिताना? लेकिन आप पूछोगे नहीं, क्योंकि आपको पहले से ईगो है कि मैं तो हीरो हूं, मैं तो हीरोइन हूं, मैंने तो इनकी ज़िंदगी में आकर इनकी ज़िंदगी संवार दिया।
मेरे से अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता। दोनों को ये ओवर कॉन्फिडेंस है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को गुलाम बनाना चाहते हैं, प्यार नहीं करना चाहते, गुलाम बनाना चाहते हैं। रिश्ते टूट रहे हैं, डाइवोर्सेस बढ़ रहे हैं दुनिया में। इसके मेन वजह के बारे में कोई सोचता ही नहीं है। बढ़ेंगे ही, क्योंकि लोग अभी सोचने लगे हैं कि हम कर क्या रहे हैं। लेकिन ये कर क्या रहे हैं वाला एक स्टेप है, लेकिन बहुत कंफ्यूजिंग स्टेप है, क्योंकि क्या करना है ये वाला युग अभी तक आया नहीं है। टिपिकल मैरिज वाले सिस्टम से लोग निकल रहे हैं, ये एक अच्छी बात है, लेकिन मैरिज से निकल के क्या करेंगे ये तय नहीं कर पाना एक बुरी बात है। डाइवोर्स दे देना एक स्टेप हो सकता है आपकी ज़िंदगी में, आप जब घुटन महसूस कर रहे हो, लेकिन उसके बाद क्या कर रहे हो आप बैचलर इस वजह से तो नहीं हो कि आप किसी जिम्मेदारी में पड़ना ही नहीं चाहते, आप किसी से प्यार करना ही नहीं चाहते, क्योंकि कोई भी प्यार कागज़ का फूल नहीं होता है जो ज़िंदगी भर टिक जाए, और शादी कागज़ का फूल है क्योंकि उसमें रजिस्ट्रेशन है, उसमें समाज खड़े होके बोलता है अभी रहो एक साथ दोनों। तो कागज़ के फूल से सुगंध कितने दिन तक आएगी? प्यार तो सचमुच का फूल है जो जब खिलता है तो खिलता है, लेकिन शाम को फिर मुरझा भी जाता है। मुरझा जाता है मतलब ख़त्म नहीं हो जाता, मुरझा जाता है मतलब अपनी पूर्णता में जीकर तब मरता है। लेकिन यहाँ तो कोई जी ही नहीं रहा है। आप भी कागज़ के फूल, हम भी कागज़ के फूल, चलो सेंट छिड़क लेते हैं ऊपर से। ये सेंट छिड़क के जो चल रहा है वो ज़्यादा दिन अब चलेगा नहीं। इस वजह से ही डाइवोर्सेस, लिव इन, ये सब चीज़ें ज़्यादा बढ़ रही है। लेकिन डाइवोर्सेस का या बैचलर रहने का उसके बाद का सॉल्यूशन लिव इन या ये सब भी नहीं है। लिव इन की भी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है कि आप किसी के लिए आपके मन में करुणा है कि नहीं, आप प्यार करते हो कि नहीं। फिर वो 10 दिन या 5 दिन या 1 दिन या 1 साल या 10 साल या 80 साल की बात नहीं हो जाती। ये फिल्म बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर करती है मिसेस, इसीलिए मुझे ये फिल्म इस साल की अब तक की सबसे बेहतरीन फिल्म लगी है। बाकी फिल्मों तो कब आती है कब चली जाती है कुछ पता ही नहीं है, मतलब क्यों बनती है ये भी पता नहीं है। लेकिन अभी ज़रूरत है ऐसी फिल्मों की, मिसेस जैसी फिल्मों की, लेकिन विद अ गुड ट्राई फॉर सॉल्यूशन। नाराज़ होके झगड़ा करके घर से निकल जाना या चले जाना एक पॉइंट है जहाँ पर हो सकता है जो चीज़, अगर आप बहुत ज़्यादा घुटन महसूस कर रहे हो कुछ भी सब, लेकिन उस पॉइंट पे आप कहानी को ख़त्म नहीं कर सकते। आपको उस कहानी को आगे बढ़ाना पड़ेगा अगर आप सचमुच सोसाइटी में कुछ परिवर्तन चाहते हैं। कि आगे का क्या, ये आगे का क्या में आज का पूरा युग, पूरा वर्ल्ड थम गया है। एक ऐसा टाइम आ गया है कि आगे का क्या करे किसी को पता नहीं है, चाहे वो इकोनॉमी के मामले में हो, चाहे वो पॉलिटिक्स के मामले में हो, समाज के किसी भी प्रॉब्लम के बारे में हो। एक जगह पे आके वर्ल्ड अभी रुक गया है कि लगता है ये भी सॉल्यूशन है, लगता है ये भी सॉल्यूशन है, लगता है सब छोड़ के भाग जाऊं, लगता है सबके साथ रहूं, अच्छा नहीं लग रहा है फिर भी कर रहे हैं, उतना पैसा नहीं चाहिए फिर भी कमा रहे हैं, पैसा कमा के क्या करेंगे पता नहीं है फिर भी कमा रहे हैं, क्योंकि और कुछ सूझ ही नहीं रहा है। ये जो मीडियम वाली परिस्थिति में आज ये पूरा वर्ल्ड खड़ा हुआ है कि क्या करे कि ना करे, ये कैसी मुश्किल है। कोई तो बता दे इसका हल हो मेरे भाई। इसका हल कोई नहीं बताएगा, इसका हल आपको अपने अंदर से आएगा। एक इंडिविजुअल का नहीं आएगा, हर किसी का आएगा। टाइम लगता है परिवर्तन में। किसी भी चीज़ का झंडा उठा के नहीं खड़े हो जाना है। ये देखना है कि मेरी अगर कोई राय है, मेरी अगर कोई मत है, उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ लाइफ में स्टेप। मुझे किसी को ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है, कोई सुनेगा भी नहीं।
क्योंकि मुझे लोग कहते हैं कि तुम ऐसे वीडियो बनाते हो, ये कौन सुनेगा, तुम तो ज्ञान दे रहे हो। लेकिन मैं सच में कहता हूँ कि मुझे ये सजेशन मिलते हैं कि ज़्यादातर जैसे वीडियो चलते हैं वैसे तुम बनाते क्यों नहीं हो। कम टाइम का बनाओ, हंसी मजाक करो, चुटकुले सुनाओ, किसी की नकल उतारो, वर्ल्ड का इन्फॉर्मेशन दो, दुनिया में पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, किस राज्य में दंगा लगा, कहाँ क्या हुआ, ये सब बहुत चलता है। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, ये सब तो है, लेकिन ये सब तो प्रॉब्लम है ना। किसी का मजाक उड़ाना प्रॉब्लम है, किसी का मजाक उड़ा के अगर हंसी आ रही है तो ये प्रॉब्लम है। किसी को गाली देने से अगर आपका चैनल चलता है और जो लोग देख रहे हैं, वो तो प्रॉब्लम ही है ना। जो भी हुआ, अभी जो केसेस भी हुए, ये रणवीर इलाहाबादिया और ये समय रैना और ये सब जो सुन में आ रहा है कि उन्होंने ऐसा बोल दिया तो बहुत बड़ी बात हो गई, ये हो गई। मैं तो बोलता हूँ कि उन बातों को लेकर तूल देने की ज़रूरत ही क्या है। सचमुच क्या वो लोग इन्फ्लुएंसर हैं इस दुनिया में? क्या इन्फ्लुएंस हो रहा है? जब वो मजाक उड़ा रहे थे, जब वो ऐसी बातें भाषाएं यूज़ कर रहे थे, आप तो सुन रहे थे, आपको मज़ा भी आ रहा था। अभी आप खड़े हो गए और इंटेलेक्चुअल्स के लाइन में जाकर कि नहीं 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 नहीं, ये गलत है और वो गलत है। ये गलत हुआ कैसे? उसके भी बेस में वो ट्रेनिंग नहीं है ना। क्यों बोल गए वो ऐसी गलत बात? क्योंकि उसके माँ बाप ने भी उसको ये नहीं सिखाया कि प्यार ज़रूरी है। घर का माहौल ऐसा नहीं था। जिनको ज़िंदगी में प्यार नहीं मिलता है वही लोग ऐसी बातें करते हैं। ये दया और करुणा चाहिए इन लोगों को, इनको सज़ा नहीं चाहिए। और आप जो सज़ा दे रहे हो, आप देने वाले हो कौन सज़ा? क्योंकि आप खुद भी वैसे ही हो। टीवी पे चैनल पे आके नहीं बोल रहे हो, लेकिन आपका दिल भी वैसा ही है अंदर से। आपको मज़ा आता है ये सब बातें सुन के। एक्चुअली इंटेलेक्चुअल बनने का नाटक करके कोई फ़ायदा नहीं है। अगर किसी ने कोई गलत बात कही है, जो बात एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आपको समझना पड़ेगा कि वो बात आई कहाँ से। सिर्फ किसी को इसीलिए दोष देना क्योंकि वो आज नाम कर गया है, उसको दोष देने से मेरा चैनल भी कोई देखेगा, ये सॉल्यूशन नहीं है। हमेशा जिन लोगों का नाम होता है उन लोगों को दोष दे के बहुत लोग पैसा कमाते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में ये है, वो इंडस्ट्री में ये है, इसका कैरेक्टर ख़राब है, इसका कैरेक्टर अच्छा है। अरे भाई, तू हो जाना हीरो और हीरोइन, मेहनत कर उनके जैसा, उनकी सोसाइटी में पहुंच पहले, फिर तू भी नहीं रह पाएगा अभी जैसी बातें कर रहा है वैसा। तो किसी का मजाक उड़ा के अगर आप सोच रहे हो कि आप समाज में इन्फ्लुएंस कर रहे हो किसी को, तो कुछ फ़ायदा नहीं सब चीज़ों का। और किसने क्या बोल दिया उसके ऊपर केस करके, फालतू का झंझट करके कोई टाइम वेस्ट हो रहा है। 1000 क्राइम है इस देश में रोज़ हो रही हैं, पीड़ितों पर, गरीबों पर। ऐसे ऐसे केसेस हैं जिनकी सुनवाई तक नहीं हुई, जिनको पहुंची ही नहीं। इतना बड़ा बड़ा क्राइम हो चुका है, लेकिन उसकी नहीं पड़ी है किसी को। इंटेलेक्चुअलिटी का भाषण देने में बहुत मज़ा आता है। अगर आप इतने ही इंटेलेक्चुअल हो, इतने ही महान है आपकी विचारधारा, तो ऐसा क्यों हो रहा है आपके समाज में आसपास? जो सब सच में विरोध उठाने के विषय हैं, उन विषयों से भटकाओ। हमें क्या ज़रूरत है दूसरों के फट्टे में पड़े? दूसरों के पट्टे तुम तो पढ़ रहे हो। एक आदमी उल्टी सीधी बातें कर रहा है किसी चैनल में आके, तो आप उस पर वीडियो बना रहे हो। किसी का रेप हो जाता है, उसको जला दिया जाता है, मार दिया जाता है, उसके घर वालों पे टॉर्चर होती है, वो टॉपिक पे तो आप कुछ बोलोगे नहीं, क्योंकि वो टॉपिक पे आपका वीडियो कोई देखेगा भी नहीं। हाँ, आप किसी ऐसे इंसान को गालियाँ दो जिसको सब लोग पहचानते हैं, तो आपका वीडियो सब लोग देखेंगे। जिन्होंने लाइफ में चाहे जैसे भी कुछ भी अचीव किया है, उनको गाली देने में बहुत मज़ा आता है। इससे आपकी बात लोग सुनते हैं।
लोगों को दोष देने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि समाज ऐसा क्यों बना है, इस मामले में हर किसी को सोचना पड़ेगा। आप जानो, आप पैदा हो गए हो इसका मतलब ये नहीं कि जिन लोगों ने आपको पैदा किए है बहुत महान काम कर दिया है उन लोगों ने, उनको भी पता नहीं था, हो गए आप पैदा। जब कोई पेरेंट फ्रस्ट्रेटेड होगा तो ही वैसे बच्चे होंगे ना, उनसे ही तो जन्म ले रहे हैं। पेरेंट्स को ही पता नहीं कि सत्य क्या है, तो बच्चे तो उलझलूल बोलेंगे ही बाहर आके। तभी बच्चों को पकड़ के मारो, तू ऐसा क्यों कर रहा है? अरे उसको मार क्यों रहे हो? वो तो आपसे जन्मा है, आप जैसा ही है करीब करीब। आप बड़े होते होते आपने मुखौटे पे मुखौटा पहन लिया है कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, लेकिन वो छोटा है ना, अभी मुखौटा पहनना सीखा नहीं है उसने, या इमेच्योर भी रहता है कोई कोई काफ़ी उम्र तक, जो ज़्यादा मुखौटा नहीं पहन सकते। उनको मारो, केस करो। पेरेंटिंग सिर्फ पेरेंट्स नहीं कहते, पेरेंटिंग समाज करता है, उस पेरेंट्स की भी पेरेंटिंग करता है समाज। आपको अच्छा लगे तो देखो मिसेस मूवी, आप उसका ओरिजिनल भी देख सकते हो, मलयालम द ग्रेट इंडियन किचन। वन ऑफ द बेस्ट फिल्म कामासूत्रा द टेल ऑफ लव भी है मीरा नायर जी की। बस कुछ ऐसा विजुअल है उसमें, जिन विजुअल्स को अगर वो और क्रिएटिव तरीके से पेश कर पाती तो मैं उस फिल्म को 100 में से 100 ही देता। लेकिन कुछ विजुअल्स ऐसे उन्होंने क्रिएट किए हैं जिन विजुअल्स को दिखाने की ज़रूरत नहीं थी, उसको समझाया भी जा सकता था, क्योंकि आपने टेल ऑफ लव नाम दिया है। लव पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए था आपका फिल्म, जबकि ज़्यादा फोकस आपका फिल्म लस्ट पे था। खैर, क्रिएटिव मीडियम है और आपने बहुत महान फिल्में बनाई हैं, तो मीरा नायर जी ने द नेमसेक भी बनाई है, मॉनसून वेडिंग भी बनाई है, सब बहुत ही अच्छी फिल्में हैं। लेकिन कामासूत्रा बनाने की उनकी जो एक हिम्मत और करेज की मैं दाग दूँगा, जो बहुत बड़ी बात है हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए, बननी चाहिए। वो तो इंटरनेशनली उनका रिकॉग्निशन है, उनको बराबर उसको हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की फिल्म मैं नहीं बोल सकता, लेकिन हिंदी में भी कुछ ऐसा बने जिसमें प्रॉब्लम तो हो पर सॉल्यूशन भी हो, एक रास्ता हो। सिर्फ पैसा आ रहा है बोलकर ऐसे टॉपिक नहीं बने जिनसे आप प्रॉब्लम और क्रिएट करें। प्रॉब्लम क्रिएट करके अगर पैसा आ रहा है तो वो पैसा आपके लिए और समाज के लिए, सबके लिए ही हानिकारक ही है। पैसा कमाओ, प्रॉब्लम भी दिखाओ, हर कमी दिखाओ, हर खराबी दिखाओ, लेकिन उस खराबी के बाद का उजाला कैसा हो ये भी तो दिखाना पड़ेगा ना। आप ऐसे जगह पे जाके किसी भी टॉपिक को नहीं रोक सकते हो जहां आपने एक प्रॉब्लम दिखा दिया और कह दिया कि सॉल्यूशन अभी जो जी में आए करो। एक राइटर का बहुत बड़ा कर्तव्य है कि आप जब कुछ लिख रहे हो तो आपकी कलम से ऐसी चीज़ें निकलनी चाहिए जो आपके सिर्फ प्रोफेशनल एथिक्स को नहीं पूरे, कुछ पर्सनल एजेंडाज भी आपके होने चाहिए कि मैं जो लिख रहा हूँ इसमें मेरा दायित्व क्या है, क्या इस सीन में ये दिखाना ज़रूरी था, ठीक है, क्या हर सीन में गाली देना ज़रूरी है, नहीं है, लेकिन मैं दे रहा हूँ, गाली लिख रहा हूँ। जब फिल्मों में गालियाँ नहीं होती थी तब भी तो फिल्में चलती थी ना हाउसफुल। अभी ये फॉर्मूला क्यों है कि हर सीरीज़ में गाली ज़रूरी है? गाली रहता है तो लोग पसंद करते हैं सीरीज़ देखना, क्योंकि पैसा आ रहा है, वही चल रहा है हर क्षेत्र में।
घटिया से घटिया काम करो, पैसा तो आ रहा है ना। अपने को क्या है, अपना घर चलना चाहिए। आपकी सोच, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी विचारधारा, हर चीज़ पर आज पूरी दुनिया में पर्दा डाला जा रहा है। स्वार्थ, बस उसी चीज़ के बारे में सोचो। लेकिन क्या हो रहा है, ये करते करते एक दिन देखो कि ज़िंदगी बीत गई, एज हो गई, बूढ़े हो गए, मर गए। जाते वक्त ज़रूर एक बार लगेगा कि जो कुछ भी कमाया था, जो कुछ भी जमा किया था, एक फुटी कौड़ी भी तो साथ नहीं ले जा पा रहा हूँ। कम से कम शांति से मर तो सकता था, वो भी नहीं हुआ। राइटर्स, उम्मीद है आपसे, और अच्छा करो कुछ। थ्रिलर ठीक है, सस्पेंस ठीक है, मर्डर मिस्ट्री ठीक है, कॉमेडी ठीक है, सब ठीक है। प्रॉब्लम में लटका मत दो लोगों को प्लीज़। अगर आपके पास उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है तो ऐसी कहानी लिखो ही मत। प्रॉब्लम क्रिएट करने अगर आपको कोई बोल रहा है और उसके बदले आपको पेमेंट मिल रहा है तो ऐसे पेमेंट की कोई वैल्यू नहीं है। अपना कुछ एथिक्स होना चाहिए, कुछ अपने विचारधाराएं होनी चाहिए। क्योंकि अपने सारे एथिक्स मार के, सारा पसंद नापसंद मार के आप जो पैसा कमा रहे हो, उससे आपके घर के लोगों का और समाज का किसी का भी भला होने वाला नहीं है। क्योंकि आपके बच्चे, आपके घर के लोग आपको वही करते हुए देखेंगे, वो फिर खुद वही करना शुरू कर देंगे। आप बच्चों को भी सिखाएंगे कि पैसा कमाओ, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, एथिक्स मारो। सिर्फ किसी को खिलाना पिलाना और उसके लिए एक घर, पैसा जमा करके रख देना, ये तो दायित्व नहीं है ना। अभी जिसको जो करना है कर। मुझे इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म यही लगी, इस साल की इसलिए क्योंकि हिंदी रीमेक है ये, मिसेस। आप चाहो तो दोनों देख सकते हो, शायद वो 2021 में आई थी, द ग्रेट इंडियन किचन, मलयालम जो ओरिजिनल है। कोई भी देखो, टॉपिक एक ही है, प्रेजेंटेशन का तरीका, विजुअल्स अलग हैं, लेकिन मैसेज देने की कोशिश की गई है। एक कुछ सवाल उठाती है, इम्पोर्टेंट फिल्म है, इसको लेके झगड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस बात इतनी सी है कि जब वो निकल गई उसके बाद उसकी बाकी की ज़िंदगी पर भी राइटर को सोचना चाहिए कि क्या हुआ। क्योंकि किसी को छोड़ देना, कहीं से भाग जाना, हाँ, ये करना एक पॉइंट होता है लाइफ का, जब आपको लगता है कि शायद मैं अगर इस इंसान को छोड़ दूँ, शायद मैं इस घर को छोड़ दूँ तो मेरा भला हो जाएगा। हो सकता है आपको 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, लेकिन आप जब समाज में हो तो आप इंसान को छोड़ के नहीं जी सकते। फ्लॉज हर जगह आपको मिलेंगे। उन फ्लॉज के अंदर आपको कैसे एडजस्ट होना है, अपनी जगह कैसे बनानी है, कहानी उधर बढ़नी चाहिए। भाग जाना सलूशन नहीं है, समस्या के सामने खड़ा होना सलूशन है। फिर भी ऐसी फिल्में लिखी बनाई जाती है, इसके लिए एक अच्छी उम्मीद है कि आने वाले सालों में इस तरह की और भी फिल्में बनेंगी जिनसे पूरे समाज का कुछ भला हो। आप सबको अब मैं क्या बोलूं, आप तो कुछ बात करते हो नहीं, कमेंट भी नहीं करते हो, कुछ बोलते भी नहीं हो। मुझे ऐसा लगता है मैं अपने साथ ही बात कर रहा हूँ। अपने साथ भी बात करना तो चाहिए ना। नमस्कार।